हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान बुक का। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 1 जिसमें कि जीव जगत फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कशन किया है एसवीपीडी बुक का, जो कि हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी बुक को भी लेते हुए चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो होते हैं फ्रेंड्स एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, तो हम लोगों को एनसीईआरटी का लैंग्वेज पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, और एसवीपीडी इसलिए हम लोगों ने डिस्कशन किया फ्रेंड्स क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा अंग्रेजी शब्द नहीं का उपयोग नहीं किया गया है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोगों ने एसवीपीडी का डिस्कशन किया ताकि अंग्रेजी शब्द भी हम लोग को मिले, वहाँ पे उसका स्पेलिंग मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इकाई 1 यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोगों को 4 अध्याय मिल जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, जो कि इकाई 1 में आता है। फ्रेंड्स, जीव जगत में विविधता हम लोग का टॉपिक दिया है। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें फ्रेंड्स, डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है, जीव विज्ञान की सभी प्रकार के जीवन रचना एवं प्रकर्मों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थ जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधे में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशिष्टताएं पाई, वे उनके द्वारा भय या दूर भगाने के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन, जिनमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सम्मिलित प्रगति दर्ज कर सकें। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जीव स्वरूप के वर्ग की विज्ञान एक स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदि काल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों के आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए साइंटिस्ट हैं, इनका नाम जो है फ्रेंड्स एर्नेस्ट मेयर है, जिनका जन्म 1904 तथा 2004 तक ये जीवित रहे का जीवन काल दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है इनके बारे में।
एर्नस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 2004 में कैप्टन, जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एक विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर आर्क्सिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिस्ट की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्र रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल में ही स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में बॉल जॉन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में कार्पोज प्राइज। मेयर ने 100 वर्षों की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए। ये था फ्रेंड्स इनका जीवन काल में जीव विज्ञान में इन्होंने क्या क्या किए, संक्षिप्त में था फ्रेंड्स इनका। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का अध्याय 1, जिसमें है जीव जगत। हम लोगों को टॉपिक मिलेगा फ्रेंड्स जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्ग की संवर्ग, वर्ग की सहायता साधन। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इसका अच्छे से अध्ययन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है, मतलब कि नहीं भूलने वाली है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवनीय यानी कि मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट, दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आवाहन कराती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इनका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है, क्योंकि हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और दूसरा प्रश्न है जो दर्शन में चला जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से जीव विज्ञान क्या है इस प्रश्न को लेकर चलते हैं। जीव क्या है, तो यहाँ चलिए, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जिसमें कि जीवों के जो लक्षण हैं,
जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। अब देखिए फ्रेंड्स, इन सब को सभी जो है सजीव वृद्धि करते हैं, यहाँ दिया हुआ है। इसको देखते हैं क्योंकि ये सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। सजीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्विउगमी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधे में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इससे पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है, जैसे कि पर्वत, गोलाशय तथा रेत की टाले में भी वृद्धि करते हैं। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसीलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। आगे है फ्रेंड्स, इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संबंध में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उससे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फेजाई यानी कि कवक लाखों अलैंगिक जीवाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लैनेरिया यानी कि चपटा कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फेजाई तंतुमय शैवाल मौस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। हम एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं। तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार की वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसा भी जीव है जो जनन नहीं करते, जैसे कि खेसर या खच्चर।
बंध, कामगार, मधुमक्खी, अनुर्वर, मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीव, चाहे वे बहुकोशिकीय हों अथवा एक कोशिकीय हों, में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे, प्राणियों, कवक यानी इसका अंग्रेजी वर्ड है फंजाई, तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। जीव के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव हैं और न ही निर्जीव। अतः उपापचयी क्रियाएं निराबाध जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्रों में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं हैं, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। आगे है फ्रेंड्स, शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसीलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसीलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षित हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगी होती है। रोगी का मस्तिष्क मस्त होता है। रोगी में चेतना नहीं होती है। ऐसे रोगी को कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते हैं। तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं के कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिकाओं में स्थित कारकों के कारण नहीं, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में
क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। विकास जीव विज्ञान पृथ्वी पर रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबद्ध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। आगे पॉइंट है फ्रेंड्स, जीव जगत में विविधता। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है, यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति यानी कि स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इसे भ्रमणकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो, हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स, अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकीविदों को इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन
से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं, उन्हें द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। दूसरा है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। नेक्स्ट है, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखान उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। ये चौथा है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं।